हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th साइंस का 3 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील कर रहा हूं। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करवा चुका हूं और आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक करवाऊंगा। लास्ट में 21 से 30 तक होने के बाद मैं आपको PDF भी दे दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वीडियो को स्किप कर दिया फिर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पछताना पड़े। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। बहुत ही अच्छे से सरल शब्दों में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, एक्सप्लेन हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर इन प्लांट्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। स्टेम्स, रूट्स, लीव्स में किस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है प्लांट्स में। तो प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने के लिए टाइनी पोर्स प्रेजेंट्स होता है और उस पोर्स को जो हम लोगों के लीफ में होता है उसका नाम है स्टोमाटा, जिसकी वजह से हम लोगों का जो गैस होता है वो एक्सचेंज होता है। साथ ही साथ लेंटिकल्स होता है जो कि स्टेम में प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से भी हम लोगों का गैस का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन एंड ऑक्सीजन गिवन आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड वाइस वर्सा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, प्लांट लोग लेता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो ये सारे जो काम होते हैं वो टाइनी पोर्स की वजह से होते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ईच मटेरियल। कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है। तो फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल यूज होता है, सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्लोरोफिल, उसके बाद आते हैं लाइट और वाटर। ये चारों मटेरियल आपको यूज होते हैं, तो ये चारों मटेरियल आपको याद रखने हैं। अब आते हैं, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको केमिकल इक्वेशन इसको याद रखना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2, वाटर का हो गया H2O, जब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यहाँ पे लाइट का साइन बना लीजिएगा, लाइट रहता है तो वो क्या होता है C6H12O6 प्लस CO2। इसको याद रखिएगा बिल्कुल, ये कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर लिया गया और ऑक्सीजन बाहर में निकला और लास्ट में इसका जो प्रोडक्ट था C6H12O6 मिला, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, हाउ डज अ बार मैग्नेट डिफरेंट फ्रॉम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। बार मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट से डिफरेंट क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं, बार मैग्नेट जो होता है वो परमानेंट मैग्नेट होता है और उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है थोड़ा सा वीक होता है। साथ ही साथ जो बार मैग्नेट होता है वो कैन नॉट बी चेंज, उसका स्ट्रेंथ जो होता है वो कैन नॉट चेंज, उसका स्ट्रेंथ हम लोग चेंज नहीं कर सकते। एक बार बार मैग्नेट बन गया तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा परमानेंटली वही रहता है, ठीक है। थोड़ा बहुत डिक्रीज हो जाता है लेकिन उसमें हम लोग चेंजेस अपने मन से नहीं कर सकते हैं। फिर आते हैं, द पोलैरिटी ऑफ अ बार मैग्नेट इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। आपको बार मैग्नेट में अगर एक बार बन चुका है कि यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ है तो उसका पोलैरिटी हम लोग बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, जब हम लोग किसी भी करंट किसी भी वायर में करंट को पास करते हैं तो क्या होता है, वो एक मैग्नेट की तरह भी बिहेव करता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो टेम्प्रोरी मैग्नेट होता है। जब तक करंट पार हो रहा है तब तक आपको वो मिलेगा मैग्नेट, जब नहीं हो रहा है करंट तो वो आपको मैग्नेट नहीं मिलेगा। उसी तरह से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि करंट जितना बढ़ाएंगे उतना उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल बाय चेंजिंग द करंट पासिंग थ्रू इट। जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तो उसमें एक वायर को ही कॉइल बना देते हैं, ठीक है। कॉइल बनाते हैं तो जब कॉइल बनाते हैं तो उसमें एक तो नंबर ऑफ कॉइल्स चेंज करके भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ कम बेसी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम उसमें करंट का फ्लो को भी कम ज़्यादा करके उसका इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। पोलैरिटी को भी चेंज कर सकते हैं कि जैसे कि अगर आपका ये इस तरह के से दिया हुआ है तो अगर आप करंट इधर से दे रहे हैं तो पोलैरिटी कुछ और होगा, इधर से देंगे तो पोलैरिटी कुछ और होगा करंट। तो इस तरह से पोलैरिटी को भी हम लोग अपने मन से चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ कोर शुड बी पुट इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम लोगों को उसमें किस तरह का ये मटेरियल को डालना चाहिए। तो उसमें हम लोगों को सोलेनॉइड में, इलेक्ट्रोमैग्नेट में सॉफ्ट आयरन को डालना चाहिए। अ सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं, हाउ कैन यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर में आपको पता करना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे है। तो उसको पता करने के लिए हम लोग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, ठीक है। कैसे रूल लगाएंगे आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख करके लिख सकते हैं। ये आपको जिस फ्लो हो रहा है, जिस तरह पे करंट
उस तरह हम लोगों का थंब होना चाहिए, राइट हैंड से पकड़ना है उस वायर को और ऐसे पकड़ना है कि हमारा जो थंब होगा वो करंट के डायरेक्शन की तरफ होगा, और जो हम लोगों को फिंगर का जो मूवमेंट है, जो फिंगर का राउंडिंग शेप बन रहा है, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 13 में। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर्स एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। राइट वन रिएक्शंस इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है कि एक अगर कोई बड़ा सब्सटेंस है उसको डिकम्पोज करके अलग अलग टुकड़ों में बांट दे, उसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बोला जाता है कि आपको एनर्जी को देना पड़ता है, या तो वो हीट में, या तो लाइट में, या तो इलेक्ट्रिसिटी में। तो तीनों का आपको एग्जाम्पल देना है। तो हीट का एग्जाम्पल आप ये लिख दीजिएगा, CaCO3 में हीट देंगे तो CaO प्लस CO2। देख रहे हैं यहाँ पर एक कंपाउंड था, यहाँ पे अलग अलग दो कंपाउंड बन गया। उसी तरह से आप दे सकते हैं सनलाइट में कि 2AgCl को अगर करेंगे सनलाइट में तो 2Ag प्लस Cl2 बन जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी के लिए दे सकते हैं 2H2O को इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो 2H2 प्लस O2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ फ्यू पीसेस ऑफ granulated zinc metals taken in a test tube. When the contents are warmed, a gas evolved during the bubbles through a soap of solution before testing. देखिए ये जो क्वेश्चन देखने में लंबा है, लेकिन आप ये जो 2 ml लिखा हुआ है इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपको तो यहाँ पर इक्वेशन से कुछ क्वेश्चन बनाना नहीं है, न्यूमेरिकल्स तो दिया नहीं गया है। तो क्लास 10th में तो न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ना नहीं है जनरली, तो आप जब न्यूमेरिकल्स बनाना है तो आपको 2 ml को देखना ही नहीं है। आपको जो मुद्दे की क्वेश्चन पे आइए, तो क्वेश्चन क्या है, राइट द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द टेस्ट ट्यूब। देखिए आपको बस डायरेक्ट आपको बताना है कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है। नेम द गैस विच विल बी इवॉल्व्ड व्हेन द सेम मेटल रिएक्ट विद द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। आपको जनरली इसमें 2 ml को देखना ही नहीं था। ठीक है, अब बात करते हैं, तो आंसर में इसका जो रिएक्शन हो जाएगा वो है Zn प्लस 2NaOH गिव्स यू Na2ZnO2 प्लस H2। रिएक्शन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं, व्हेन अ बर्निंग स्प्लिंटर इज ब्रॉट नियर द गैस इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। आपको H2 को फाइंड करना है कि किस तरह से यहाँ पर जो गैस रिलीज हो रहा है उसको फाइंड करेंगे। तो गैस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या किए, एक बर्निंग स्प्लिंटर को ले आए। वहाँ पर जब लेके आते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि एक पॉप साउंड से बर्न हो रहा है। पॉप साउंड से बर्न क्या होता है, वो आपका हाइड्रोजन गैस होता है। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पॉप साउंड से कौन सा गैस बर्न होता है, तो वो है आपका हाइड्रोजन गैस। फिर आते हैं, व्हेन द सेम मेटल जिंक रिएक्ट्स विथ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। यहाँ पर इसको एक और क्वेश्चन की तरह से लिखा जा सकता है कि जो मेटल होता है वो अगर एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो वो आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 एरियाज ऑफ स्टडी नेमली इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन आर इंटरलिंक्ड। आपको बताना इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन दोनों इंटरलिंक्ड है, तो दोनों का मतलब एक तरह से सेम ही होता है। किस तरह से, जैसे इवोल्यूशन का मतलब होता है, इवोल्यूशन का मतलब कि जो हम लोगों के अलग अलग चेंजेस होते हैं अलग अलग लेवल्स पे। जैसे इट इज़ अ ग्रेजुअल चेंज इन इनहेरिटेड कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर सक्सेसिव जनरेशन। एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में जो जो चेंजेस होते हैं उसी को हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। जो स्लाइटली थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं उसे ही हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसका मतलब होता है जो अरेंजमेंट करेंगे ऑर्गेनिज्म को इस तरह से कि बेसिक ऑफ द सिमिलैरिटीज़, कि अगला जो पीढ़ी था उससे जो नया जनरेशन हुआ उन दोनों के बीच में जो सिमिलैरिटीज़ है उस सिमिलैरिटीज़ को देखते हुए अगर हम लोग को क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो आपका क्लासिफिकेशन हो गया, और चेंजेस के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखेंगे तो वो आपका हो गया इवोल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं 16 में, डिफाइन रिप्रोडक्शन। क्या होता है रिप्रोडक्शन, हाउ डज इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग बाई पेरेंट ऑर्गेनिज्म बाय सेक्सुअल और असेक्सुअल मेथड इज टर्म्ड एज रिप्रोडक्शन। एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में जब ऑफ स्प्रिंग यानी कि उनके बच्चे जब पैदा होते हैं, या तो वो सेक्सुअल हो या तो असेक्सुअल हो, उस मेथड में हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। उसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन स्टेबिलिटी कैसे लाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो वो इस तरह से कि आपने देखा है कि जो इंसान होते हैं, इंसान जो बच्चे देते हैं वो इंसान के देंगे, जो डॉग्स होते हैं वो अपने बच्चे देते हैं डॉग के, जो भी बर्ड्स होते हैं वो अपने ही स्पीसीज़ के बच्चे देते हैं। तो इस तरह से जो हमारे नेचर में बनाया गया है,
तो एक जेनरेशन अपने ही जेनरेशन के बच्चे को दे सकते हैं, तो इस तरह से बैलेंस बनता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बैलेंस होता है। वरना क्या होगा कि अगर अपने मन से अगर देना होता तो प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई एक चीज़ का स्पीसीज बढ़ जाता, दूसरी चीज़ का स्पीसीज घट जाता। तो इसी तरह से देखा जा रहा है कि देखा क्या मतलब कि वो कंफर्म है कि जो स्पीसीज होते हैं वो अपने ही तरह के बच्चे पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ डिड मेंडल एक्सप्लेन दैट इट इज़ पॉसिबल दैट ट्रेट इज इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस्ड इन एन ऑर्गेनिज्म। मेंडल किस तरह से बताए कि ट्रेट जो है वो इनहेरिट कर दिया जा सकता है, यानी कि एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट पर ला सकता है, लेकिन वो एक्सप्रेस्ड इन ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा होगा, वो कंफर्म नहीं है। जैसे आंसर हम लिखिएगा, नॉट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दोज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स आर एक्सप्रेस्ड। सारा कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स के साथ जो हम लोग लिए हैं वो एक्सप्रेस हो, वो हम लोगों को दिखे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ हिडन ट्रेट्स होते हैं, कुछ रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं जो कि डोमिनेट से जो सप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, तो उनका एक्सपेरिमेंट क्या था कि उसने क्या किया, एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट दोनों को क्रॉस करवाए। जब क्रॉस करवाए तो नेक्स्ट जनरेशन जो निकला F1 जनरेशन, उसमें क्या देखते हैं कि टी का भी ट्रेट मिला, बड़ा वाला टी का, और यहाँ पर जो छोटा वाला टी था दोनों का ट्रेट मिला, यानी टी उनको देखने को मिला। फिर जब टी को वापस से जब क्रॉस करवाए तो क्या देखते हैं कि या तो वो टॉल निकला या तो वो इसमें भी टॉल निकला या तो डॉर्फ निकला। देखिए कितना तरह का उनका एक्सपेरिमेंट हुआ। तो इस तरह से किस तरह से पॉलिनेशन करवाए, देखिए ये टी मिल करके यहाँ पर देखिए ये टी मिला तो इसका रिजल्ट यहाँ पर, फिर ये टी और ये टी मिला तो इसका रिजल्ट यहाँ पर, ये टी और ये टी मिलेगा तो इसका रिजल्ट यहाँ पर, और उसी तरह से ये टी और ये टी मिलेगा तो इसका रिजल्ट यहाँ पर लिखे हैं। तो आप भी इसको क्रॉस करने सीख जाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है, A mixture of ethine and pure oxygen is used for welding instead of using a mixture of ethine and air। हम लोग एयर को यूज़ क्यों नहीं करते इथाइन के साथ, क्यों हम लोग प्योर ऑक्सीजन यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो प्योर अगर ऑक्सीजन यूज़ नहीं करेंगे तो वो सूती फ्लेम के साथ वो जलेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा धुआं निकलेगा, और जो फ्लेम होगा वो ज़्यादा क्लियर फ्लेम नहीं होगा, उसमें हीट ज़्यादा नहीं होगा। तो एक अच्छे से जलने के लिए, एक अच्छा फ्लेम बनाने के लिए हम लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होना चाहिए। इसीलिए वेल्डिंग के समय हम लोगों को ऑक्सीजन प्योर डालते हैं, ताकि वो जो जलेगा उसके जब फ्लेम निकलेगा, हीट प्रोड्यूस होगा, वो कंप्लीट निकले, बहुत ही अच्छा निकले, धुआं नहीं हो। ठीक है, अब आते हैं वाई प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। प्योर एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों बोला जाता है? ये एक क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि कौन से एसिड को हम लोग ग्लेशियल एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो इसमें हो जाएगा, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर एसिटिक एसिड इज़ वेरी हाई। जो फ्रीजिंग पॉइंट है बहुत हाई है, मतलब बहुत ही जल्दी वो फ्रीज हो जाता है। उसका टेम्परेचर अगर हम लोग रूम टेम्परेचर पे भी रखेंगे तो बहुत चांसेस है कि वो फ्रीज होना सकता है। ठीक है, इट फ्रीजेज इनटू अ सॉलिड एट अ टेम्परेचर वेरी क्लोज टू रूम टेम्परेचर। लगभग रूम टेम्परेचर 16.5 डिग्री सेल्सियस पे रही वो फ्रीज होने लगता है, इसीलिए उसको हम लोग रखते हैं। ठीक है, hence during winter it gets frozen due to cold climate and appears like an ice, that is why pure acetic acid is called glacial acetic acid। क्या होता है विंटर के समय में जब टेम्परेचर कम होता है, 16 डिग्री तक का हम लोग का टेम्परेचर आता है, तो एसिटिक एसिड जो प्योर होता है वो एक आइस की तरह देखने लगता है, तो इसीलिए हम लोग उसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ग्लेशियल का मतलब क्या है, ग्लेशियर से ग्लेशियल निकला है। ठीक है, अब आते हैं 19 में, वाई डू द फेसेस ऑफ पर्सन सिटिंग अपोजिट टू अस अराउंड अ कैंप फायर अपीयर्स टू शिमर। कैंप फायर में जब हम लोग देखते हैं कि एक आग जब हम यहाँ पर लगाए हैं तो उस साइड जो लोग बैठे हैं उनका फेस और हम लोगों का फेस दो, तो हम लोग जब उनके फेस देखते हैं तो वो थोड़ा शिमर टाइप का दिखता है। तो क्यों दिखता है? तो वो इसलिए दिखता है क्योंकि वहाँ पर आग जलने की वजह से वो जो वहाँ पर एयर होता है वो हॉट हो जाता है, और उसकी वजह से वहाँ पर जो लाइट होता है वो रिफ्रैक्ट होने लगेगा। लाइट का रिफ्रैक्शन की वजह से द रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ द लाइट फ्रॉम द फेसेस ऑफ द पर्सन सिटिंग अपोजिट टू अस गेट्स रिफ्रैक्टेड। देखिए पहले तो लाइट फेस पे पड़ा, फेस के बाद जब हमारे तक पहुंचेगा, हमारे तक पहुंचने से पहले ही वो रिफ्रैक्ट कर जाता है। तो रिफ्रैक्ट करने की वजह से वो हम लोगों को थोड़ा सा ब्लरी टाइप का, थोड़ा उस टाइप का, मतलब शीमर टाइप का दिखने लगेगा। अब आते हैं, वाई इज़ रेड लाइट यूज्ड एज यूनिवर्सल डेंजर सिग्नल। रेड लाइट क्यों होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए होता है क्योंकि उसका जो वेवलेंथ होता है सबसे ज़्यादा होता है।
वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से वो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करेगा, उसको फॉग और इस तरह के कोई भी जो कंडीशंस होते हैं उसमें वो लाइट अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं 20 में, मेंशन एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ हार्नेसिंग विंड एनर्जी ऑन अ लार्ज स्केल। विंड एनर्जी दोस्तों हम लोग ज़्यादा हार्नेस क्यों नहीं करते हैं, क्या उसका रीज़न है? तो उसका मेन रीज़न है क्योंकि विंड एनर्जी के लिए हम लोगों को चाहिए कंटिन्यूस ब्लोइंग ऑफ एयर। एयर जो है वो कंटिन्यू ब्लो होना चाहिए, ठीक है, जो कि पॉसिबल हमेशा नहीं होता है। दूसरी चीज़, एयर का जो ब्लो है वो कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। तीसरी चीज़, बैकअप फैसिलिटीज़ हैव अ इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग अ पीरियड व्हेन देयर इज़ नो विंड। अगर मान के चलिए विंड नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में क्या करेंगे, हमारा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाएगा। फिर अप फॉर प्रिपेयरिंग 1 मेगावाट जनरेटर विंड फार्म वी नीड 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। 2 हेक्टेयर लैंड यूज़ करेंगे तब हम लोग को मात्र 1 मेगावाट जनरेटर का बनेगा। तो दोस्तों इस तरह के कंडीशंस की वजह से हम लोग विंड एनर्जी को नहीं यूज़ करते ज़्यादा, और करना भी थोड़ा पॉसिबल हम लोग के लिए नहीं होगा। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए, बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। इसका PDF आपको थर्ड वीडियो के लास्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर से डाउनलोड करिएगा, समझिएगा। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उनको एग्जामिनेशन से पहले मिल जाए। और अगर आपको सचमुच में हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में मुझे बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और नोटिफिकेशन दोस्तों नहीं दबाते आप लोग तो प्रॉब्लम क्या होता है, बेल आइकन नहीं दबाने की वजह से नोटिफिकेशन हमको मिलता नहीं है, और फिर आप लोग कहते हैं कि सर आपका वीडियो पब्लिश हुआ और मुझे पता नहीं चला। तो बेल आइकन दबा दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, अच्छे से तैयारी कर दीजिए, इस बार पूरे पेपर में आग लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही।